जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही सुनसान घर को दिखाने से इस फिल्म की शुरुआत हुई। उस घर की खिड़की को तोड़कर एक 15 साल का रिची नाम का लड़का बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा सहमा हुआ और काफी हड़बड़ी में था। उसने अपने आप को संभाला और अपने बैग को उठाकर जंगल की ओर बड़ी तेजी से भागना शुरू कर दिया। तभी हमने देखा वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक सी दिखने वाली डायन को, जो तुरंत ही उस घर से बाहर आकर शीशे पर लगे हुए खून को चाटने लगी। यहाँ हम देखते हैं रिची को, जो भागते भागते अब जंगल के बीचों बीच आ जाता है। उसने तुरंत ही अपने बैग में से सिल्वर से बनी हुई बुलेट्स निकाली, लेकिन दोस्तों उस बेचारे का पिस्तौल भागते भागते कहीं गिर जाता है, जिस वजह से अब वो गोलियां किसी काम की नहीं थी। उसने देखा कि दूर ही मौजूद उसकी साइकिल पड़ी है, तो इसीलिए वो तुरंत ही अपनी साइकिल के पास आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ वहाँ उस जादूगरनी की चारों तरफ से जंगल में से आवाजें आने लगी। रिची ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो डायन ठीक उसी के पीछे ही मौजूद थी। उसने पता नहीं क्या किया, लेकिन हम देखते हैं एक बहुत ही तेज रोशनी को, जिसे देखकर रिची बहुत ज्यादा डर जाता है। रिची की चीखों से वो जंगल डर के मारे गूंज उठा। फिर वो सीन कट हुआ और हमने देखा कि उस जंगल में से एक बहुत ही पुरानी सी दिखने वाली कार बाहर आई। वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसी डायन की होती है, जो अब रिची को अपना शिकार बनाने के बाद अब उस टाउन को छोड़कर अगले टाउन चली जाती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं फिनी नाम के 15 साल के लड़के को, जो अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों के यहाँ जा रहा होता है। दोस्तों फिनी को एक न्यूज जर्नलिस्ट बनने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसका पिता भी एक न्यूज जर्नलिस्ट ही था। लेकिन उसका पिता आज से ठीक 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में चल बसा। इसीलिए अब फिनी उस टाउन के अंदर जो सबसे बड़ा न्यूज जर्नलिस्ट होता है उसके पास आया। लेकिन वो जर्नलिस्ट इतना ज्यादा खड़ूस था कि उसने कहा, फिनी देखो, मैं तुम्हें एक एंकर तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम चाहो तो मेरे लिए खबरें जरूर छाप सकते हो। ये सुनकर फिनी बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि फिनी को तो अपने पिता की तरह एक सीनियर न्यूज जर्नलिस्ट बनना था। इतना कहकर वो खड़ूस आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा एक बूढ़ी सी औरत को, जो अपनी साइकिल लेकर फिनी की मोम के पास आती है। दोस्तों फिनी की मोम उस टाउन के अंदर एक छोटा सा मोटेल चलाती थी, जिस मोटेल में 10 कमरे थे। सब लोग जो वहाँ पर वेकेशंस मनाने आते हैं ना, वो फिनी की मोम के पास ही रुका करते थे। उस बूढ़ी औरत का नाम होता है एलिजाबेथ। फिनी की मोम कहती है, अरे आपको इस टाउन में पहले कभी नहीं देखा। एलिजाबेथ ने कहा, देखती भी कैसे, मैं अभी अभी स्पेन से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगले पूरे 1 महीने के लिए मैं आपके मोटेल में रुकूं। इसलिए फिनी की मोम एलिजाबेथ को एक कमरा दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं फिनी और उसके दोस्तों को, जिनमें से एक दोस्त का नाम क्लाउड था। वो जब स्कूल से वापस अपने घर जा रहे होते हैं, तब उन्हें पास ही एक घर नजर आया। क्लाउड कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी रहता है ना, उसके बारे में अफवाहें हैं कि उसने अपने ही बेटे और अपनी वाइफ को मारकर इसी जगह पर दफनाया हुआ है। लेकिन फिनी कहता है, देखो हमें क्या पता कि ये सब कुछ सच है या उस बेचारे को फंसाया जा रहा है। जिसके जवाब में क्लाउड ने कहा, वो बेचारा नहीं, 1 नंबर का सीरियल किलर है। इसीलिए हम सब लोग जितना इससे दूर रहेंगे ना, हम उतने ही ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन इतने में फिनी को पता नहीं क्या चुल मची। उसने कहा, देखो अगर हम इसके घर के अंदर जाकर उन लाशों को ढूंढ लेंगे और उनके प्रूफ्स को हमारे न्यूज में कवर करेंगे, तो सोचो मैं एक सीनियर न्यूज जर्नलिस्ट बन सकता हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, ये बिल्कुल बेकार आइडिया है। लेकिन फिनी बिना किसी की एक भी सुने अपने दोस्तों को उस बूढ़े आदमी के जरा दूर जाते ही उसके बैकयार्ड में ले गया। दोस्तों उस बूढ़े आदमी का नाम होता है डेविड। फिनी वहाँ पर जब चीजों को चेक कर रहा था, तभी उन्होंने देखा कि वो डेविड अचानक से वापस आ गया। तो वो चारों के चारों एक टेबल के पीछे छुप कर बैठ जाती हैं। उन्हें लगा शायद डेविड अब जा चुका होगा, लेकिन डेविड तो उनके बिल्कुल साथ ही खड़ा था, जिसे देखकर वो चारों के चारों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दुम दबा कर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी फिनी ने देखा कि उसने डर के मारे तो अपना बैग अंदर ही छोड़ डाला। मगर क्लाउड कहता है, अरे तू पागल हो गया क्या? अगर हम वापस गए ना तो वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिस वजह से फिनी डर के मारे अपने दोस्तों के साथ साइकिल पे बैठा और वहाँ से भाग गया। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं क्लाउड को, जो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था जेना, उसको लेके बीच के किनारे आया था। वो दोनों काफी हंसी खुशी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि उन्हें दूर खड़ी हुई वो भूतनी भी घूर रही होती है। लेकिन इस बात का अंदाजा उन बेचारे दोनों को नहीं था। वो दोनों मस्ती करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देते हैं। वो दोनों हंस खेल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वो भूतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। उस भूतनी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर क्लाउड और जेना बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने दोबारा उस भूतनी की तरफ देखा, लेकिन अब वो भूतनी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। अगले ही पल हमने देखा जेना को, जिसे पता नहीं किस चीज ने पानी के अंदर खींच लिया। क्लाउड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल खुशकिस्मती से जेना पानी के ऊपर आ जाती है। वो दोनों बिना वक्त जाया किए पानी से बाहर निकलने लगे। लेकिन हम देखते हैं क्लाउड को, जिसे अब उस भूतनी ने पानी के अंदर खींच लिया था। जेना ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जेना ने देखा कि पानी के अंदर से अब बहुत ही ज्यादा तेज और व्हाइट कलर की रोशनी बाहर आ रही है। ये देखकर जेना बेचारी बहुत ज्यादा सहम गई और वक्त रहते वो किनारे पर आ जाती है। इसी
के साथ वो सीन कट हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं फिनी को, जो अब अपने भाई यानी भाइयों जैसा दोस्त क्लाउड के पास आ रहा था, लेकिन क्लाउड के घर के सामने पुलिस खड़ी होती है। टाउन का शेरिफ क्लाउड की मोम से कहता है, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे है ना जो वो समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन जो लहरें हैं वो उन्हें नीचे खींच लेती हैं, मगर कुछ ही दिनों में क्लाउड फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये सब कुछ फिनी भी उसकी कार के पीछे छुप कर सुन रहा था और फिनी अब सीधा क्लाउड के पास आ गया। फिनी कहता है, मेरे भाई तू तो अच्छा खासा स्विमर था ना, फिर तुझे क्या हो गया यार? लेकिन क्लाउड फिनी की किसी बात का जवाब नहीं देता। फिनी को ये देख बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि क्लाउड लगातार पानी को ही घूर रहा होता है। फिर फिनी को तुरंत ही शक हुआ कि क्लाउड अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर जाया करता है, तो अब इसीलिए क्लाउड की कंडीशन के बारे में पता लगाने को फिनी क्लाउड की गर्लफ्रेंड जेना के पास आ गया। फिनी ने कहा, कल रात क्या तुम क्लाउड के पास ही थी? जेना कहती है, मैं पास तो थी, लेकिन कल रात हम दोनों को पता नहीं किसी अनजान चीज ने पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया था। मैं तो किसी तरह बच गई, लेकिन बेचारा क्लाउड वो नहीं बच पाया, और देखो क्लाउड की हालत तुम्हारे सामने है। जेना बेचारी रोते रोते फिनी को कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम मेरी बात का यकीन तो करोगे नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप खुद मुझे पागल कहने लगे हैं। कल हमें किसी और ने नहीं बल्कि एक चुड़ैल ने मारने की कोशिश की। ये सुनकर फिनी बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि इस तरह के मॉडर्न जमाने में कोई भूत प्रेत पर तो यकीन ही नहीं करता। इसीलिए फिनी फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कल रात क्लाउड और जेना थे। उसने देखा कि समुद्र पर बने हुए एक ब्रिज के नीचे एक काले कलर का कपड़ा है, लेकिन फिनी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी फिनी की नजर जाती है दूर ही खड़ी हुई एलिजाबेथ पर, जो लगातार फिनी को ही घूरे जा रही थी। फिनी को ये देख बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और फिर वो दिन गुजर गया। अगले दिन हम देखते हैं फिनी को, जो अपने स्कूल की तरफ से एक बेसबॉल का मैच खेल रहा होता है। तभी उसके पास डेविड आया। डेविड ने कहा, देखो फिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो फिनी उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब डेविड ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा बैग वापस करने आया हूँ, तो फिनी तुरंत ही डेविड को लेकर क्लाउड के पास आ जाता है। दोस्तों पता नहीं क्यों फिनी को ऐसा लगा कि डेविड उन दोनों की मदद कर सकता है, और उसका शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि डेविड जिस तरह का लगता है ना, बिल्कुल उस तरह का नहीं है। वो काफी ज्यादा अच्छा और शरीफ इंसान है। डेविड तुरंत ही क्लाउड के पास आकर उसके गले पर और उसकी बॉडी पर निशानों को देखता है, लेकिन उसे हाथापाई के या कोई भी वायलेंस का एक भी साइन नहीं मिला। डेविड ने कहा, क्लाउड क्या तुम बता सकते हो कि उस रात क्या हुआ? क्लाउड कहता है, मैं पानी में तैरने गया और लहरों ने मुझे अंदर खींच लिया, बस इतना ही हुआ था। दोस्तों ये सुनकर डेविड को फिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि डेविड को भी लगता है कि क्लाउड के साथ जो परसों हुआ है उसी की वजह से क्लाउड सदमे में है, और फिनी ने इस बात का एमे इतना बड़ा बखेड़ा बना लिया। इसीलिए डेविड वहाँ से जाने लगा। फिनी ने कहा, डेविड, यहाँ टाउन में कोई ना कोई तो खतरनाक इंसान घूम रहा है, जिसने क्लाउड के साथ ये सब कुछ कर डाला, और तो और बेचारा क्लाउड अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मगर डेविड ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये वायलेंस का या किडनैपिंग का केस नहीं लगता। फिनी ने कहा, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? डेविड कहता है, मैं पहले किसी टाउन में शेरिफ हुआ करता था, अब रिटायरमेंट के बाद मैं अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, और ये जो मेरे बाल है ना, ये इसी तरह ही सफेद नहीं हुए। मुझे ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा तजुर्बा है, इसीलिए अपना दिमाग मत खराब करो और क्लाउड को खुद ब खुद ही ठीक होने दो। इतना कहकर डेविड वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं फिनी की छोटी बहन को, जो सीढ़ियों पर बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पीछे एलिजाबेथ आई, जो उसके पास बैठकर उसे भूतिया कहानियां सुनाने लगी। लेकिन तभी हम देखते हैं फिनी और उसकी मॉम को, जो आपस में बात करते करते सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पर एलिजाबेथ मौजूद ही नहीं थी। उन दोनों को काफी हैरानी हुई, क्योंकि फिनी की छोटी बहन अब बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले सीन में हम देखते हैं फिनी और उसके सभी दोस्तों को, जो एक जगह बैठकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि हमें क्लाउड को फिर से नॉर्मल किस तरह करना होगा। लेकिन फिनी ने कहा, क्या हो अगर क्लाउड सच बोल रहा हो, यानी कोई ना कोई चुड़ैल या भूतनी हो। मगर उसके दोस्त कहते हैं, तुम इतने डिजिटल जमाने के अंदर भी ये भूत प्रेत में यकीन रखते हो? मगर फिनी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। और इसी तरह वो सीन भी कट हो गया। फिर रात हुई और हम देखते हैं बीच पर एक पार्टी को, जहाँ पर केविन नाम का लड़का अकेला ही बैठा हुआ अपना टाइम पास कर रहा होता है। तभी उसे एक काफी खूबसूरत लड़की लगातार घूरे जा रही थी। उसने केविन को जंगल की ओर चलने का कहा, और बेचारा केविन बिना कुछ सोचे ही उसके पीछे पीछे चल आता है। उस लड़की ने पहले तो केविन को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन केविन ने कहा, देखो मेरी पहले भी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की केविन को यहाँ वहाँ टच करने लगी। दोस्तों हमने देखा कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही भूतनी उस लड़की के भेष में केविन को फंसा रही थी। वो केविन को कहती है, चलो आओ, हमें जंगल के और गहराई में जाना चाहिए। और बेचारा केविन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि जंगल में से काफी तेज रोशनी बाहर आती है। यानी दोस्तों इस भूतनी ने भी बेचारे केविन की आत्मा को बाहर निकाल लिया था। दोस्तों ये भूतनी बच्चों की आत्मा पर जिंदा रहती है। ये हर बच्चे की हर तरह की खुशी, गमी और यहाँ तक के उसके प्यार को भी उससे छीन लेती है। इसी के साथ वो सीन भी वही कट हो गया। सुबह होती है और हमने देखा फिनी को, जिसने डेविड को फोन लगाया और कहा कि कल रात की न्यूज आपने देखी ना,
इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए। बस इतना ही था कि बेचारा डेविड अब फिनी के कहने पर जंगल में आ जाता है। उन दोनों ने यहाँ वहाँ भूतनी के सुराग ढूंढने शुरू कर दिए। डेविड को लगता था कि इस टाउन में कोई अजीब सा किलर घूम रहा है, लेकिन दोस्तों ना फिनी को कंफर्म था और ना ही डेविड को। इसी तरह करते करते वो जंगल के और भी गहराई में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है। लेकिन उन बेचारों को समझ नहीं आती कि आखिर ये अगर गड्ढा हुआ भी तो किसी को इसकी आवाज क्यों नहीं आई। मगर इसी के साथ कंफ्यूजन से भरे हुए डेविड और फिनी को छोड़कर ये सीन यही कट हो गया। अगली रात हम देखते हैं फिनी को, जिसने एक दूरबीन की मदद से एलिजाबेथ की खिड़की पे नजर रखी हुई थी, ताकि एलिजाबेथ जब भी अपने कमरे से बाहर जाए तो फिनी अंदर आके उसकी सभी चीजों को चेक करे। क्या पता उसे एलिजाबेथ के खिलाफ कोई ना कोई सुराग ही मिल जाए। और दोस्तों फिनी की किस्मत अच्छी कि एलिजाबेथ अब अपने रूम से बाहर निकल जाती है और फिनी अपने मोम के पास से सभी चाबियों को उठाकर एलिजाबेथ के रूम में आ जाता है। वो जैसे रूम में आया तो उसने बेड पर पड़ी हुई बच्चों की काफी ज्यादा पेंटिंग्स देखी। उसने ड्रॉर खोला तो पेंटिंग्स के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पेंटिंग्स पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही बने हुए थे, मानो जैसे एलिजाबेथ ही भूतनी हो। उसने एक रजिस्टर देखा जिसमें सभी बच्चों के नाम लिखे होते हैं। वो कुछ और देख पाता इससे पहले ही उसे शक हुआ कि शायद एलिजाबेथ के रूम में कोई ना कोई आने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही एक कबर्ड में छुप जाता है। दोस्तों उसका शक सही था, क्योंकि रूम में एलिजाबेथ आ चुकी थी। एलिजाबेथ ने आते यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता और फिर वो अपनी शॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों फिनी यहाँ पर पकड़े जाने से बाल बाल बचता है और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं फिनी और उसके दोस्तों को, जो फिनी के कहने पर एलिजाबेथ का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि फिनी को तो शक नहीं बल्कि यकीन हो चुका था कि ये साली एलिजाबेथ ही भूतनी है। वो एलिजाबेथ का पीछा करते करते एक थिएटर में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिनी ने तुरंत ही एलिजाबेथ को पीछे से धक्का दिया, जिससे एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए। फिनी माइक पकड़ता है और सबको कहने लगा, हमारे टाउन में एक भूतनी है और वो कोई और नहीं बल्कि आप ही के सामने खड़ी है। एलिजाबेथ ये देख बहुत ज्यादा गुस्से में आई। एलिजाबेथ ने कहा, तुम सभी बच्चों का दिमाग तो ठीक है? इस पर फिनी कहता है, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ कि आपके रूम में बच्चों की फोटोज क्या कर रही हैं? जिसके जवाब में एलिजाबेथ ने कहा, अरे बेवकूफ बच्चों, दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर चिल्ड्रन थिएटर करती हूँ, यानी बच्चों को तरह तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाकर अपना पेट पालती हूँ। ये सुनते फिनी और बाकी सबको बहुत ज्यादा निराशा हुई और फिर एलिजाबेथ वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद एलिजाबेथ अपना सामान पैक करके फिनी की मॉम को कहती है, आपकी खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और याद रहे मैंने जो एडवांस में पैसे दे रखे थे ना, वो मुझे वापस चाहिए। इतना कहकर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। फिनी की मॉम फिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। फिनी कहता है, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिनी की मॉम ने कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर फिनी बेचारा अपना बैग उठाकर सीधा डेविड के पास आ जाता है, जहाँ पर डेविड फिनी को एक चाय का कप देके कहता है, देखो बच्चे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मुझे भी बहुत चुल मचती थी कि मैं यहाँ भी पंगा लूं और वहाँ भी पंगा लूं, लेकिन कुछ बातें हम बड़ों की भी समझ के ऊपर है, इसीलिए मुझे तो लगता है ऐसी भूतनी या कोई किलर वगैरह की चीज इस टाउन में है ही नहीं। दोस्तों अब आखिरकार फिनी को भी लगने लगता है कि शायद डेविड सही कह रहा है। उसने खामखा में ही एलिजाबेथ पर शक किया और तो और फिनी ने अपनी मॉम का भी बहुत दिल दुखाया है। फिनी ने डेविड को कहा, आज अगर मेरे डैड जिंदा होते ना तो वो शायद मेरी बात पर यकीन कर लेते। जिसके जवाब में डेविड ने कहा, तुम्हें पता है मेरा भी एक तुम्हारे तरह का ही बेटा था, लेकिन वो बेचारा कैंसर से मारा गया। मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी करता था, जिस वजह से मेरी बीवी को लगा शायद मैं अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए वो भी मुझे छोड़ के चली गई। फिनी कहता है, छोड़ के चली गई? हमें तो लगता था कि वो भी मर गई है और तो और उसे आप ही ने मारा है। डेविड ने जवाब दिया, देखो मैंने कभी अपनी सफाइयां नहीं दी, लोग मेरे बारे में जो कुछ भी सोचते हैं मुझे कबूल है, इसीलिए तुम भी अपनी जिंदगी को ज्यादा मुश्किल मत बनाओ और बेटा जाके अपनी मॉम से माफी मांग लेना। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं वही अजीब सी गाड़ी को, जिस कार को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी उसी भूतनी की कार थी। वो चुड़ैल अपनी कार को एक छोटी बच्ची के पास रोकती है। चुड़ैल ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और एक ही झटके में उस बच्ची की आधी रूह को निकाल लेती है। इसी तरह वो अपनी कार में एक टाउन से दूसरे टाउन से तीसरे टाउन, इसी तरह करते करते काफी टाउन्स में जाती है और हर टाउन के बेचारे मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा डेविड को, जिसे अभी भी दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा था, क्योंकि उसको इस बात का शक था कि अगर जंगल में उस रात धमाका हुआ था जिस वजह से वो गड्ढा बना, तो बॉम्ब के कोई ना कोई टुकड़े तो उसे मिलने चाहिए थे ना। इसलिए केविन के साथ उस रात जो हुआ वो उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं फिनी को, जो अपनी साइकिल पर स्कूल से वापस घर जा रहा था। जंगल के पास ही उसने देखा कि उसके दोस्त जोश की साइकिल रोड के किनारे पड़ी है। फिनी तुरंत ही जोश को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर जहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे जोश मिल गया, जो बेचारा डरा सहमा हुआ एक जगह पर दरख्त के पास लगकर बैठा था। फिनी ने कहा, अरे तुम इतनी रात गए ये जंगल में क्या कर रहे हो? जोश जवाब देने की बजाय फिनी के पीछे इशारा करता है। जैसे ही फिनी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल उन दोनों को अपने
अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार कर रही थी। वो दोनों डर के मारे तुरंत ही जंगल से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन फिनी अब जोश को कहता है, अरे तुम इतनी रात गए जंगल में क्या कर रहे थे पागल। जिस पर जोश पता नहीं क्यों अब फिनी को वहीं पर छोड़ के अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिनी ने देखा कि उसके बूट्स पर एक लाल रंग लग चुका है जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में ही पाया जाता है, लेकिन फिनी ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भागता भागता तुरंत ही डेविड के पास आ गया। फिनी ने कहा, देखे डेविड, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैंने अपनी इन आंखों से आज उस चुड़ैल को देखा है जो हमें बस अपना खाना ही बनाने वाली थी, लेकिन हम वहाँ से भाग आए। दोस्तों अब आखिरकार डेविड भी फिनी की इन बातों पर जरा सा यकीन कर लेता है। फिर डेविड ने फिनी को अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन दिखाई। डेविड ने कहा, देखो ये सभी बच्चे हैं जिनकी हालत बिल्कुल तुम्हारे दोस्त क्लाउड की तरह ही है, लेकिन सबसे पहला बच्चा उसका नाम रिची है और हमें उससे जाके मिलना होगा। क्या पता हमें उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए। दोस्तों ये वही रिची होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उस लड़के के पास सिल्वर से बनी हुई गोलियां थी, लेकिन उसके पास गन ना होने की वजह से वो चुड़ैल पर फायर नहीं कर पाया। अब फिर वो सीन कट हुआ और हमने देखा रिची को जो अपने कमरे में बैठा एक जगह पर सो रहा था। तभी उस कमरे की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगती है। फिनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इतने में सभी लाइट्स एक ही समय में फट गई और बेचारा फिनी दुबक कर एक टेबल के नीचे छुप गया। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड को जो अब रिची के पास आया था। रिची की आंखें लाल और उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है। रिची की माँ ने कहा, देखिए डेविड, आप इसे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। जब ये ज्यादा परेशान होता है तो ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। डेविड ने कहा, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। फिर डेविड रिची के पास आकर कहने लगा, देखो रिची, मुझे पता है कि कोई तुम पे यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने पहली मर्तबा एक किलर को देखा था या किसी भूत प्रेत को? इस पर रिची ने कहा, वो एक बहुत ही खतरनाक खूनी आत्मा है। वो चुड़ैल बच्चों की रूह निकाल कर उसी पर जिंदा रहती है और मेरी रूह भी उसी के पास है। दोस्तों ये सुनते ही डेविड बेचारा बहुत ज्यादा शॉक हो गया। डेविड ने रिची के हर एक चीज को तलाशना शुरू कर दिया कि शायद उसे किलर या भूतनी या जो भी कुछ है उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ही मिल जाए। तभी डेविड को रिची का एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर और कुछ नहीं, वही सिल्वर से बनी हुई बुलेट्स थी जो रिची ने अब तक संभाल के रखी है। और डेविड उन बुलेट्स को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं फिनी को जो आज हर रोज की तरह अपनी स्कूल टीम के लिए बेसबॉल खेल रहा था, लेकिन अब हैरत की बात थी कि बेसबॉल के अंपायर के शूज पर उसी तरह का रेड जेल लगा होता है जिस रेड जेल पर फिनी को शक हुआ कि शायद यही उस रात हम दोनों का शिकार करने के लिए जंगल में तो नहीं था। दोस्तों फिनी का शक यकीन में तब बदला जब उसने देखा कि अंपायर के हाथ में जलने का निशान है, यानी वो अंपायर जो एक शरीफ आदमी था उस पर अब फिनी को बहुत ज्यादा शक होने लगा, जिस वजह से अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो उस अंपायर के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने उसी गाड़ी को देखा जिस गाड़ी ने पहले फिनी का पीछा किया होता है। ये देखकर तो अब उनका शक यकीन में बदल गया कि ये अंपायर ही पूरे मसले की जड़ हो सकती है। इसलिए वो तीनों छुपते छुपाते हुए उस अंपायर के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहाँ वहाँ चीजों को ढूंढना शुरू किया, जहाँ पर अब खुशकिस्मती से उन्हें हर एक बच्चे की फोटो मिली जिस बच्चे को अब तक उसने अपना शिकार बनाया था। और तो और उन्हें प्लेट में एक मरा हुआ चूहा भी मिलता है जिसे देखकर वो तीनों के तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन तभी हमने देखा कि पीछे से वो अंपायर आया, यानी वो चुड़ैल आई और उसने उन तीनों बच्चों को बांध दिया। फिर अगले ही पल वो फिनी को कहता है, देखो मैं किसी फिल्म का विलन तो हूँ नहीं, इसलिए कोई डायलॉग नहीं मारूंगा और जल्दी से तुम्हें काटना शुरू करूंगा। इतना कहते ही वो फिनी को पकड़कर अपने साथ ले गया। फिनी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे उस चुड़ैल का लाइटर फिनी के दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन उस चुड़ैल ने फिनी को पकड़ा और घसीटते हुए किचन में ला दिया। तभी पीछे से फिनी के दोस्तों ने अपने आप को उस लाइटर की मदद से फ्री करवाया और जब वो चुड़ैल फिनी पर वार करने वाली थी तभी पीछे से उन्होंने उस चुड़ैल पर हमला करके फिनी को वहाँ से भागने का कहा। फिनी भी वक्त रहते हुए बाहर भागना शुरू कर देता है। वो चुड़ैल जब फिनी के पीछे आई तभी उस पर किसी ने गोलियां चला दी। जब उन तीनों ने देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था, जिसे फिनी ने यहाँ आने से पहले डेविड को इन्फॉर्म कर दिया होता है। और फिर डेविड फाइनली नॉर्मल बुलेट्स को बाहर निकालकर सिल्वर से बनी हुई गोलियों को रिवॉल्वर में लोड कर डालता है और चुड़ैल के साथ काफी हाथापाई करने के बाद उसने वक्त रहते चुड़ैल पर 6 की 6 बुलेट्स फायर कर दी, जिससे चुड़ैल अब फाइनली मारी जाती है और उसमें से निकलने वाली रूहें जिस भी बच्चे के शरीर में से निकाली गई थी अब उनके शरीर में वापस चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं रिची को जिसकी रूह उसके शरीर में आने के बाद वो पहले जैसा हो जाता है और तो और क्लाउड भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो गई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।